पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि माहौल कैसा भी क्यों न हो, हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से हर पल नई सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमने अपने पुरखों की इसी राह को अपनाया और बढ़ गए एक नई दिशा की ओर। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में राजनीतिक सत्ता हासिल की, लेकिन 100 साल की दमनकारी नीतियों से उपजे 1857 के गदर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिला दी और सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई। विश्व पटल पर एक बहुत बड़ा फेरबदल था, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ हिंदुस्तान की तबाही का दौर और मोहनदास करमचंद गांधी सरीखे विश्व विख्यात व्यक्तित्व का उद्भव। दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहिंसक विरोध मार्च, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज की लड़ाई अंग्रेजों के साथ सीधे टकराव तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका सीधा असर सारी दुनिया पर पड़ा। इसके अलावा एक और वर्ग था जिन्होंने जी तोड़ मेहनत कर गुलामी के दलदल से मुल्क को बाहर निकालने में महात्मा गांधी जी का सहयोग किया। वो वर्ग था हमारे महान वैज्ञानिकों का। हमारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान को एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर सरीखे देशभक्तों ने विचारों का विज्ञान बदला, तो वहीं महेंद्र लाल सरकार, प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, प्रमथनाथ बोस जैसे जुझारू वैज्ञानिकों ने तत्कालीन विश्व में अपनी पहचान बनाई। विज्ञान शिक्षा, मूल शोध, विज्ञान की नई सोच की खोज, भारतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय विज्ञान की स्वीकृति और उचित सम्मान सुनिश्चित करने में देश का वर्ग सार्थक प्रयास कर रहा था। वक्त था जब हिंदुस्तान की आवाज बनने में विज्ञान और वैज्ञानिकों ने एक सेतु यानी एक पुल का काम किया। महात्मा गांधी ने वैज्ञानिक सोच और कार्यों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी उपजाऊ सोच के साथ मजबूत इरादों वाली युवा पीढ़ी विज्ञान के ज्ञान को देश दुनिया में बिखेरते चले गए। स्वामी विवेकानंद ने सन 1899 में धर्म को विज्ञान के चश्मे से देखा। ये एक ऐसी पहल थी जिसके बारे में तत्कालीन विदेशी सोच भी नहीं सकता था। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने 13 साल की कम उम्र में विज्ञान और उसकी उपयोगिता के बारे में लिखा और सन 1901 में 40 साल की उम्र में एक स्कूल की स्थापना करते वक्त उन्होंने कहा था, भाप और बिजली हमारी तंत्रिका और मांसपेशी बन जाएंगी। सन 1833 में ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के हावड़ा जिले के महेंद्र लाल सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के नुस्खे तैयार किए और इसके अनुसंधान एवं लोकप्रियता के माध्यम से गुलाम भारत में वैज्ञानिक कृषि संस्कृति का एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने एलोपैथी में एमडी की उच्चतम डिग्री प्राप्त की और अपना अभ्यास शुरू किया। वो देश के अग्रणी एलोपैथिक चिकित्सक बन गए। उन्होंने सन 1868 में कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन शुरू किया और बाद में सन 1876 में विज्ञान की खेती के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। महेंद्र लाल सरकार पहले भारतीय थे जो होम्योपैथिक चिकित्सक बने। सन 1881 में आपने कलकत्ता में पहला होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित किया।
इस संस्थान ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नए कलेबर में बदलने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मुकाबला करने के मकसद से औपनिवेशिक भारत में ये पहली स्वदेशी पहल थी। डॉक्टर एम.एल. सरकार को भारतीय वैज्ञानिक खोज का जनक माना जाता है। महेंद्र लाल सरकार ने जो पहला काम किया वो अंग्रेजों के दिल पर किसी कुठाराघात से कम नहीं था। हिंदुस्तानियों को सस्ती और कारगर दवाओं ने इंग्लैंड से आने वाली अंग्रेजी दवाओं का बाजार खत्म बराबर कर दिया था। बेबस अंग्रेजों का गुस्सा शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे हिंदुस्तानियों पर फूटा करता था। सन 1924 में असहयोग आंदोलन के दौरान पीसी रे ने क्रांतिकारी मजमून पेश करते हुए सबको चौंका दिया था। उन्होंने एक सभा में कहा, विज्ञान इंतजार कर सकता है लेकिन स्वराज नहीं कर सकता। इस कथन ने उन्हें एक वैज्ञानिक की आड़ में क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेजों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले प्रफुल्ल चंद्र रे आधुनिक भारतीय रासायनिक शोधकर्ताओं में से एक थे। वे एक प्रोफेसर, एक रसायनज्ञ, एक इतिहासकार, विज्ञान के समाजशास्त्री और एक औद्योगिक उद्यमी थे। वो एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने विज्ञान के अपने ज्ञान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पीसी रे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान वो पेपर है जिसे उन्होंने सन 1896 में एक नए स्थिर रासायनिक यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइड की तैयारी पर प्रकाशित किया था। विभिन्न धातुओं के नाइट्राइड्स, हाइपोनाइट्राइड्स और अमोनिया के कार्बनिक अमाइन के नाइट्राइड्स पर रोशनी डाली थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, पीसी रे और महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के समकालीन थे। भारतीय विज्ञान के आधुनिक इतिहास में ये विशिष्ट नाम हैं। जेसी बोस ने पहले भौतिकी में और फिर शरीर विज्ञान में अग्रणी शोध किया। वे भारत में प्रायोगिक विज्ञान के अग्रदूत थे। एक आविष्कारक के रूप में उन्होंने भौतिकी और शरीर विज्ञान यानी दोनों में अपने शोध के लिए कई संवेदनशील उपकरण तैयार किए। जेसी बोस ने सबसे पहले रेडियो तरंगों को पकड़ने के विज्ञान का प्रदर्शन किया। वे रेडियो विज्ञान के जनक थे। उन्होंने मरकरी कोहेरर का आविष्कार किया था जो एक रेडियो तरंग रिसीवर था जिसका उपयोग गुग्लिल्मो मार्कोनी द्वारा एक परिचालन दो तरफा रेडियो बनाने के लिए किया गया था। सन 1901 में पहला ट्रांस अटलांटिक रेडियो सिग्नल भेजने के लिए मार्कोनी द्वारा उनके वैज्ञानिक योगदान का उपयोग किया गया था। बोस कई लोगों के लिए अज्ञात रहे क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने काम का पेटेंट नहीं कराया। दुनिया को आकाशवाणी से रूबरू करवाने वाले हमारे जगदीश चंद्र बोस थे, लेकिन सत्ता के मद में चूर अंग्रेजों ने रेडियो के आविष्कार का सेहरा भी अपने सिर पर बांध लिया। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया कि पौधे भी जीवित प्राणी हैं और पेड़ों का जीवन चक्र और कार्य जानवरों की तरह ही है। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। इस उपकरण से पौधों में विभिन्न उत्तेजनाओं के कार्यों का विश्लेषण और समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें आज वायरस टेलीकम्युनिकेशन का जनक कहा जाता है। विज्ञान की नई शाखाओं में बोस का योगदान बायोफिजिक्स, प्लांट न्यूरोबायोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोलकाता में भारत के पहले आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का शिलान्यास समारोह 23 नवंबर 1917 को हुआ था। बोस इसके आजीवन निदेशक बने। प्रमथनाथ बोस ने सन 1877 में विज्ञान में लंदन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेने के बाद स्वदेश लौट आए और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में नौकरी कर ली। वे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अधिकारी पद धारण करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने नवंबर 1903 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इस सेवानिवृत्ति के बाद बोस ने ओडिशा के मयूरभंज के दीवान मोहिनी मोहन धर के अनुरोध पर सर्वेक्षण रिकॉर्ड सन 1903 की सर्दियों में तैयार किया।
उन्होंने गुरु महेशानी पहाड़ियों की ढलानों पर असामान्य रूप से लौह अयस्क जमा पाया। द स्टेट्समैन और द इंग्लिशमैन जैसे समाचार पत्रों ने उनकी इस खोज को खास तौर पर प्रकाशित कर सारी दुनिया को खबर दी। भारत में औद्योगिकीकरण विकास की आवश्यकता को समझते हुए बोस ने जमशेद टाटा के पुत्रों को पत्र लिखकर उनसे एक कारखाना स्थापित करने का आग्रह किया। बोस ने सुझाव दिया कि ये कारखाना सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर साक्ची में स्थापित किया जाए, और तब स्थापित हुआ टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आज भी ओडिशा देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। उन्होंने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की भी स्थापना की। वह असम में पेट्रोलियम की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। मुल्क में साबुन कारखाने की स्थापना करने वाले प्रमथनाथ बोस पहले व्यक्ति थे। कमोबेश हम देखते हैं कि अंग्रेज जहां ज्ञान के मामले में कमजोर होने लगते थे, वहां वो हिंदुस्तानी बौद्धिक क्षमता को नेस्तनाबूद करने के नए नए तौर तरीके इजाद करने में अपनी शक्ति जाया करते थे। पदोन्नति में बाधा पैदा करने से लेकर नौकरी से बर्खास्त करना सहज सरल उपाय था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों ने हमें भले ही आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से गुलाम बना रखा था, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग की मानसिकता, सोच, शोध, अन्वेषण और नई खोज को वो कभी गुलाम नहीं बना पाए। यही वजह है कि गुलाम भारत में बिना किसी सरकारी मदद के हमारे वैज्ञानिक अपने स्तर पर देश विदेश को वो सब कुछ देते चले गए जिसकी उस समय बेहद जरूरत थी। आजादी की लड़ाई में इन वैज्ञानिकों के अलावा आशुतोष मुखर्जी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस की स्थापना की। एस.एन. बोस ने बोस-आइंस्टीन सिद्धांत विकसित किया। एक खगोल भौतिकीविद मेघनाथ साहा ने साहा आयनीकरण समीकरण विकसित किया, जिसका उपयोग सितारों में रासायनिक और भौतिक स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सी.वी. रमन को सन 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिसमें एक सामग्री से गुजरने वाला प्रकाश बिखरा हुआ है और बिखरे हुए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। आजादी के लंबे चले गदर में हमारे वैज्ञानिकों ने विरोध, विषम परिस्थितियों और विसंगतियों के बीच रहकर जो काम किया वो उस वक्त के साधन संपन्न अंग्रेज वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। इसका कारण है कि हमारे वैज्ञानिक ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ जज्बात और जुनून की भावनात्मक संवेदनाओं से लबरेज थे। गुलाम हिंदुस्तान के इतिहास में सन 1910 से 1930 का दौर भारतीय विज्ञान में एक स्वर्णिम काल था, जब हर क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। वे देशवासियों के लिए बेहतर जीवन देने के लिए अपने वर्तमान को भूल भविष्य को सुनहरा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश के लिए ये आत्मनिर्भर भारत का समय था। हम अपने उन वैज्ञानिकों के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते, जिनकी बदौलत आज हम सारी दुनिया में एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं।